नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार पांडे आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ चुनिंदा प्रश्न। जैसे अभी पिछला वीडियो हमारा था कोऑर्डिनेशन के IUPAC पर, तो ठीक आज उसके आगे हम चलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सबसे पहले सही रूप से समझाया वार्नर ने और 1893 में वार्नर ने समझाया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के क्या रीजन है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस बेस पे बनता है, तो सबसे पहले एक BBT थ्योरी आई, फिर इसके बाद CFT थ्योरी आई और CFT थ्योरी के बाद LFT थ्योरी आई और LFT के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT आई। तो क्लास 11 में तो ये चैप्टर है नहीं, क्लास 12th में केवल इन दो थ्योरी की बात होती है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इन दो थ्योरी की बात होती है 12th लेवल पर, और ये जो दो लेवल की थ्योरी हैं ये BSc और MSc लेवल की थ्योरी है। तो ये जो हमारा वीडियो है ये स्पेशली 12th लेवल का स्टैंडर्ड है, लेकिन हम थोड़ी सी जिक्र इन लोगों की जरूर करते हैं क्योंकि जो वीडियो है इस वीडियो को कई कंपटीशन के स्टूडेंट भी देखते हैं, तो वो PGT के स्टूडेंट हो या TGT के स्टूडेंट हो, उनके लिए भी ये बात की जाती है। तो इसके बाद जो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे VBT थ्योरी की। VBT थ्योरी में ये बताया गया कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। तो जैसे FeCN का होल 6 और ऊपर ओवरऑल -4 का चार्ज हो, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। इसमें एक लिगेंड आयरन के एक वैकेंट ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन करेगा और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनने का रास्ता यहाँ से ओपन होता है। लेकिन VBT में कुछ कमियां रह गई और वो कमियां VBT के लिमिटेशन के नाम से जानी जाती हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि FeCN6 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ। तो ये FeCN होल 6 -4 या 4- लिखे, इसमें अगर देखा जाए तो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो +2 निकलेगा और +2 होने के बाद इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d6 4s0 4p0 होगा। तो 3d6 में आपको पता है कि D में 5 सब ऑर्बिटल होते हैं और 4s में 1 होगा और 4p में 3 होगा। अब इनके 6 इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ये जो कंडीशन हमारा है ये तो 3d6 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पर जब 6CN हाइब्रिडाइज करेंगे 6CN हाइब्रिडाइज करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर और इनका यहाँ पर पेयरिंग हो जाता है। पेयरिंग का मतलब युग्मन हो जाता है। तो इस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनों का
जब युग्मन हो जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी पेयर्ड थे और ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 अनपेयर्ड थे, फिर ये पेयर्ड हो जाते हैं। इसके बाद जब 6 साइनाइड हमारे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ और एक यहाँ पर। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो D के 2 हो गए, S के 1 हो गए, P के 3 हो गए। तो इस प्रकार से हो जाएगा D2sp3। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद आप ये देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी कि जहां भी डबल है यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, इसके बाद इन साइनाइड का यहाँ पर लिगेंड में हाइब्रिडाइजेशन जो देखने को मिलता है, तो वीवीटी थ्योरी में जो है, वीवीटी थ्योरी में इस चीज का एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन क्यों होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन क्यों होगा, इस चीज को वीवीटी में डिफाइन नहीं किया गया। और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है D2sp3 जो हमारा बन रहा है, इसके बाद एक और हाइब्रिडाइजेशन हमारा है। अगर FeCl का होल 6 और 4- की बात की जाए, तो अगर इनकी बात की जाए तो इसमें भी हमारा आयरन +2 होगा और यहाँ पर भी 3d6 4s0 4p0। और इनका जब आप बनाएंगे तो इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होता है और 3d6 में आपके 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे 6 क्लोराइड के लिए जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन अभी हम लोग यहाँ पर Cn के साथ देखे थे, वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। तो ये जो हमारा कंडीशन है, ये हो गया 4p का, 4s का, और यहाँ पे जो हमारा ऑर्बिटल है 4d का। क्लियर हो गया। इसके बाद 4d के बाद अब इस वाले केस में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो नहीं रहा है, तो ये भी एक प्रकार का जो कंडीशन यहाँ स्टार्ट हो गया, उस कंडीशन को भी वीवीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो जब यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है आपका, यहाँ पे एक क्लोराइड यहाँ पर लिगेंड बना रहा है, एक यहाँ पर लिगेंड बना रहा है, और एक यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो S और P के 3 ऑर्बिटल्स और D के 2 ऑर्बिटल्स, तो यहाँ sp3 D2 बन रहा है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल d ऑर्बिटल आ रहा है, यानी बाहर d कक्षक आ रहा है, और यहाँ पर इंटरनल d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको आंतरिक d कक्षक कहते हैं। अच्छा, दोनों हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल ही होता है। जो दोनों हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 जिसमें d बाहर की तरफ है, जिसको हम एक्सटर्नल d ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और d2sp3 है जिसको हम इंटरनल d ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो दोनों हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स का, उसका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। तो वीवीटी थ्योरी ने यह बताया कि जो हमारे लिगेंड्स होते हैं वो मेटल या मेटल आयन के बैकेंड ऑर्बिटल से जुड़ते हैं। इसके बाद
इन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग क्यों हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग हो रहा है। तो इस की जो पॉइंट थे, इस पॉइंट को वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये लिमिटेशन में हो गया। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है, 1 2 3 4। और आपको पता है दोस्तों कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है कॉम्प्लेक्स की, या कलर का प्रॉपर्टीज होता है, यानी कंपाउंड हमारा कलरफुल होगा या कलरलेस होगा, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा या नहीं होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट होगा या 0 होगा, ये सब डिपेंड हमारा करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो वीबीटी ने इतना तो सब कुछ बताया, लेकिन मेन पॉइंट आप समझ लीजिए कि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन यहाँ नहीं हो रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो रहा है क्यों, तो ये नहीं बता पाए। और दूसरा कंडीशन है, ये कंपाउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में 0 है और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, तो ये क्यों है ये भी नहीं बता पाए। फिर ये कंपाउंड कलरलेस है और ये कंपाउंड कलरफुल है, ये क्यों है ये भी वीबीटी नहीं बता पाए। फिर यहाँ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, यहाँ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, ये भी ये नहीं बता पाया। तो ये सब जो है वीबीटी की लिमिटेशंस हो गई। और कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आप अगर निकालते हैं तो ये वीबीटी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। और ये जो चारों पॉइंट हम बताए कि इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 0 है, उनका क्यों 0 नहीं है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, ये सब पूरा रीजन वीबीटी बताने में फेल हो गया। तो इस पॉइंट को किसने बताया? इस पॉइंट को डिफाइन किया गया CFT थ्योरी में। हम आपको वीडियो छोटा देना चाहते हैं जिससे कि आपका मटेरियल कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर अब हम CFT थ्योरी को थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। CFT थ्योरी में ये बताया गया कि जो लिगेंड होते हैं उनकी जो स्पेक्ट्रम स्टेबिलिटी होती है, स्पेक्ट्रम स्टेबिलिटी में जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि CFT में लिगेंड को एक सीरीज में रखा गया। उस सीरीज में उनके स्ट्रेंथ के आधार पर रखने से एक सीरीज मिली, उस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये जो सीरीज मिला, इसी सीरीज को हम स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। तो उस श्रेणी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ कि जो वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड यानी दुर्बल लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने में असफल होता है। और जब इलेक्ट्रॉन हमारे स्ट्रॉन्ग होते, लिगेंड जब हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा क्लास में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग टीचर के आने से क्लास में शांति बन जाती है, क्लास में पेयरिंग रहती है, आराम से बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा टीचर दुर्बल है तो वहाँ पर बच्चों की शांति नहीं होती है, वो बच्चे पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं। तो हम यहाँ का एग्जाम्पल जो है, पहले हमने आपको वीबीटी बताया, वीबीटी में क्या लिमिटेशन है वो बता दिया, फिर उस लिमिटेशन को CFT ने दूर किया, ये भी हम बता दे रहे हैं। और उस एग्जाम्पल को हम एक टीचर से रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि हम टीचर्स हैं तो हम उस चीज़ को जानते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग टीचर है तो उसके क्लास में शांति बनी रहती है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग टीचर है तो बच्चों के ऊपर प्रभावी है। अगर टीचर थोड़ा सा वीक है तो वीक का मतलब ये नहीं कि पढ़ाने में वीक है, पढ़ाने में हो सकता है बहुत अच्छा हो, गुड टीचर हो, पढ़ाने में नॉलेज उसके पास बहुत हो, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन जो बनता है हमारा क्लास में, वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन भी क्लासरूम में बहुत जरूरी होता है। तो ठीक वो हम आपको बताएं कि FeCl का होल 6-4 और FeCN का होल 6-4 में क्या डिफरेंट है, क्या सब कुछ है, तो आपको रीजन मिल गया होगा कि CFT के अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं
वो इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग करा देते हैं। पेयरिंग करा देते हैं तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग हो जाता है। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन वीक होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग ना होकर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है आज का ये टॉपिक वीवीटी और सीएफटी हमने दोनों कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो है आपको हम एक समराइज कर दें कि इस प्रश्न को कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनेगा कि हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड है। ध्यान दीजिएगा, जो अभी हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने आईपीसी को बहुत बेसिक पॉइंट से बताया था, और आज हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट हेक्साक्लोराइडो या हेक्साक्लोरोफेरेट सेकेंड में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों? यानी इस कॉम्प्लेक्स में ये हाइब्रिडाइजेशन है, क्यों है, और इस कॉम्प्लेक्स में ये हाइब्रिडाइजेशन है, क्यों? तो इसका सही आंसर आप पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है पेपर में। अगर आप यूपी बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की, आईसीएसई बोर्ड की कोई भी बुक उठा के देखेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं, और पेपर में आप ये नहीं लिख सकते हैं कि ये वीक लिगेंड है इसलिए इसमें sp3d2 मिलता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए इसमें D2sp3 मिलता है। आपको सही से एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा मतलब डिस्क्राइब आपको करना पड़ेगा, और इधर ये करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी कॉपी में जगह कम होती है तो पहले आप इसको करेंगे फिर आप इसको करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन गया कि इस कॉम्प्लेक्स में यानी हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और हेक्साक्लोराइडोफेरेट सेकंड में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों? तो ये इंटरनल डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहा है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है। मैग्नेटिक मूवमेंट हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो म्यू इक्वल टू, एक फार्मूला बताया था, म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n प्लस 2 bm। तो म्यू इक्वल टू n और n प्लस 2 bm। ये जो n होता है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है, और यहाँ पे नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 है। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 4 है तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे रखेंगे इनकी जगह तो 24 हो जाएगा। तो जो अंडर रूट में 24 हो जाएगा तो उसका जो वैल्यू हम पॉइंट में निकालेंगे तो 4.89 आपका जो निकलता है वो आपकी वैल्यू होगी। इस पर भी हम कई वीडियो बना चुके हैं जो न्यूमेरिकल आपका मैग्नेटिक मूवमेंट पे सॉल्व है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है इसलिए इनका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके 4 है इसलिए इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है 4.89 होगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ये कंपाउंड में ये जो कंपाउंड है ये कलरलेस है, और ये कंपाउंड जो कलरफुल है, ऐसा क्यों है? तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो इसी प्रकार से एनसीईआरटी में, यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें सीएफटी भी आपका हो गया, और इसमें आपका वीवीटी भी इन्वॉल्व हो गया, और एक स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज बनती है उस सीरीज में हम आपको बता दें कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO होता है, CO के बाद CN होता है, CN के बाद EN होता है, EN के बाद आपका अमोनिया होगा, अमोनिया के बाद आपका वाटर होगा, और आयोडाइड जो है सबसे वीक लिगेंड होता है। अगर आप आयोडाइड की बात करेंगे तो आयोडाइड सबसे वीक लिगेंड होता है। तो आप किसी भी बुक को अगर पढ़ेंगे या क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं
तो उस क्वेश्चन बैंक में आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी मिल जाएगी। तो आज का ये जो क्वेश्चन है ये पूरा एकदम से सुपर डुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल पूछने वाला प्रश्न है। आप 12th लेवल में किसी भी बोर्ड से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका जो पेपर अप्रैल मई में होना है, आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगला जो वीडियो हमारा होगा कोऑर्डिनेशन पर, उसमें हम आपको आइसोमर बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन में आइसोमर्स कैसे बनते हैं। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के लिए अगला वीडियो हम देंगे आपको। और आज के इस वीवीटी में लिमिटेशन क्या है वो भी आपको पता हो गया, और इसके बाद इनका बनना कैसे होता है ये भी क्लियर हो गया, और ये दोनों में CFT ने कैसे डिफाइन किया वो भी हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो गए। इसमें D2sp3 क्यों बनता है, इसमें sp3d2 क्यों बनता है, और ये सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब हम आपको ये बता दें कि ऑक्टाहेड्रल का शेप कैसा होगा। यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और D2sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा दोनों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें इनर ऑर्बिटल्स है, इसमें आउटर ऑर्बिटल्स है, लेकिन दोनों का जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो हम आपको ऑक्टाहेड्रल का शेप बताते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, और अब ऑक्टाहेड्रल का हम आपको स्ट्रक्चर बता दें। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा, और इस वीडियो को आपको पूरा इससे आपको फायदा हो रहा है, अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देखने से आपका बेनिफिट हो रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि सब लोग पढ़ाई आसानी से कर सके। अब ऑक्टाहेड्रल को हम लोग OH सिमेट्री के रूप में शॉर्टकट लिखते हैं, और कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो इसको हम अष्टफलकीय बताते हैं, ठीक है। और इसका मेन पॉइंट है मेटल के साथ लिगेंड का 6 का होना। इसमें मेटल 6 लिगेंड में होगा। अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा। ये तो आपका फेस हो गया, और इसके बाद एक में लिगेंड 1, एक लिगेंड 2, और एक लिगेंड 3, एक लिगेंड 4, और एक लिगेंड 5, और एक लिगेंड 6। ये होता है हमारा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। अब इसमें लिगेंड कुछ भी हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका जो है मोनोडेंटेट लिगेंड में चीज बनता है। अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो दो लिगेंड यहाँ पे जुड़ जाते हैं, वो आपको बुक में बिल्कुल क्लियर होगा। बाइडेंटेट लिगेंड पे ये दोनों कंबाइंड रहेंगे, और जब हम आपको आइसोमर्स पढ़ाएंगे इसका तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये पूरा टॉपिक आज का समझ में आया है तो आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कि NiCl का 4 -2 और NiCl का होल 4 -2, ये इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा। पहला पॉइंट आपको निकालना है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और तीसरा मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। और ये 3 पॉइंट अगर आप इसमें निकाल लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका NCERT बुक का है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज इसी टॉपिक के साथ नमस्कार। और आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं तो उसका आंसर भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।